तो गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सैमी ज़ेन से। तो दोस्तों सैमी ज़ेन को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिल रहा है जब से उन्होंने ये जो ब्लड लाइन में दोस्तों उनका जो भी ऑनररी ऊसवा बने हैं। तो दोस्तों मिक फॉली ने रिसेंटली एक ट्वीट किया जो कि आप देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ लिखा सैमी ज़ेन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स टू एवर हैपन टू WWE। मतलब यहाँ पर जो दोस्तों मिक फॉली हैं उन्होंने जो हमारे सैमी ज़ेन हैं उनके काम को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके दोस्तों जो हमारे MJF है दोस्तों रिसेंटली वो भी एक इंटरव्यू में आए थे नोटसम रेसलिंग की तरफ से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सैमी ज़ेन मुझे लगता है कि इस वक्त WWE में काफ़ी ज़्यादा एक इंटरटेनर है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो इंटरटेन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर है लेकिन उसको कभी प्लेटफॉर्म उस तरह का नहीं मिला कि वो दुनिया को बता सके कि वो क्या है। और अब उन्होंने कहा कि अब क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मतलब मेन प्लेटफॉर्म, मतलब वो मेन स्टोरी लाइन में इस वक्त है, तो अब वो ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि वो किस तरह एक नेक्स्ट लेवल के सुपरस्टार हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस की। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस हमें पता है कि इस मंडे नाइट रॉ में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली थी। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया कि जो लोग हैं वो ये नहीं समझते कि मैं क्या चीज़ हूँ, मतलब जो मेरा दिमाग है वो नहीं लोग कोई भी पढ़ सकता। मैंने जो रिडल के सामने टैप आउट किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मैं एक स्ट्रेटजी बना रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लड़ना है। तो अगर मैं 2 दिन के लिए हॉस्पिटल चला जाता तो ये चीज़ ना होती। और उन्होंने कहा कि इसीलिए मुझे जो है लोग विजनरी कहते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छी उन्होंने जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी। तो ये देखने में अब मज़ा आएगा कि सेथ रॉलिंस का फर्स्ट ओपोनेंट क्या होता है। ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की पता है स्टोरी लाइन चलेगी, तो क्या रिडल दोबारा से वापस आएंगे और वो रॉलिंस के साथ मैच लड़ेंगे या कौन होगा। तो ये स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं कोरी ग्रेव्स की। तो दोस्तों आज हमें पता है कि बिली गन जो है वो डी जनरेशन एक्स के सेगमेंट में नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर कोरी ग्रेव्स ने क्या कमेंट किया था मंडे नाइट रॉ के दरमियान। उन्होंने कहा दी अदर गाय इज डूइंग समथिंग विद ऑफिस इक्विपमेंट्स। मतलब यहाँ पर उन्होंने ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से जो भी वो सब कुछ वहाँ पर बिली गन कर रहे हैं AEW में, उसको एक ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से मतलब कहा। और उसके बाद जो ट्विटर है दोस्तों उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोरी ग्रेव्स के इस जो है कमेंट को वो कहा जा रहा है, मतलब काफ़ी फ़नी उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं फिर से MJF की। तो दोस्तों MJF से उसी इंटरव्यू में यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है कि क्या तुम रेसलमेनिया में कम्पीट करना चाहते हो जिस तरह से कोडी रोड्स ने किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस वक्त 26 साल का हूँ और मेरे लिए सिर्फ ये चीज़ अभी मैटर करती है कि कौन मुझे ज़्यादा पैसा ऑफ़र कर रहा है। अगर AEW मुझे इतना पैसा जो है वो करती है कि मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर देखने के लिए आ जाएं रेसलिंग, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ ऑल मनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने बैरन कॉर्बिन के बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ किसी दिन काम करूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मे भी एक टैग टीम में, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये चीज़ हमें जल्द ही देखने को मिल जाए। तो क्या यहाँ से MJF ने अपना रिटर्न टीज़ किया है WWE में। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने ट्रिपल एच के बारे में भी काफ़ी जो है वो अच्छे कमेंट किए। उन्होंने कहा कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सुपरस्टार है। जब वो आया था तो उसकी किस किस के साथ स्टोरी लाइन चल चुकी हैं, द रॉक, स्टीव ऑस्टन, कर्ट एंगल, एज, ब्रायन डैनियल्सन। मतलब उन्होंने कहा कि वो सबके साथ लड़ चुका है, इवन रिक फ्लेयर के साथ भी लड़ चुका है। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेट किया जाता है। तो उन्होंने कहा लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ट्रिपल एच ने इतना ज़्यादा नाम कमाया। तो मतलब उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं भी जो हूँ, मुझे भी क्योंकि हेट काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो इसीलिए मैं भी जो है वो एक प्रो रेसलिंग का हॉल ऑफ फेमर हूँ। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने आप को ट्रिपल एच से कंपेयर किया, तो भाई उन्होंने भी आज एक्नॉलेज कर लिया है ट्रिपल एच। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग की। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो ऑल एलीट रेसलिंग का जो बैक स्टेज का माहौल है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि बैक स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं रिसेंट में। तो उसकी वजह से जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। और दोस्तों काफ़ी सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि अब ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम नहीं करना चाहते, मतलब वो चाहते हैं कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए और वो WWE में आना चाहते हैं। तो हम होप करते हैं कि यार ऑल एलीट रेसलिंग के ये जो भी सारे मसले हैं ये जल्दी हल हो जाएं, क्योंकि सब जो है वो फैंस के लिए ही होता है और हमें ही इंटरटेन करने के लिए सब कुछ होता है। तो हम होप करते हैं कि उनके जो भी मसले हैं वो जल्दी से हल हो जाएं और ऑल एलीट रेसलिंग हमें इसी तरह से दोस्तों इंटरटेन करती रहे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जे वाइट जो कि बुलेट क्लब का मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोस के रिटर्न के बाद ये ट्वीट लिखा और उन्होंने यहाँ पर उनको कैटलिस्ट ऑफ प्रो रेसलिंग कहा, मतलब कि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जान डाल जाती है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या होता है उनका। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं जिमी स्मिथ की। तो दोस्तों जिमी स्मिथ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है। अब होता क्या है दोस्तों कि 1 या 2 दिन पहले जब वो रिलीज़ हुए थे तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो WWE है वो रोमन रेंज जैसे गाइस को पसंद करती है। और जो रोमन रेंज है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर उनको ये भी कहा था कि वो जो है वो मस्कुलर बंदा है लेकिन वो फाइटर नहीं है, मतलब वो फाइट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो WWE है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज उन्होंने जो है अपने ट्विटर पर
एक वीडियो अपलोड की जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो है वो गलत जो है वो रिपोर्ट्स बताई गई, मतलब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मुझसे डैनियल कॉर्मियर और ब्रॉक लेसनर के बारे में पूछा गया था कि क्या उनका मैच होना चाहिए। तो मैंने उसके रेफरेंस में कहा था कि जो डैनियल कॉर्मियर है उनकी लुक्स इस तरह की नहीं है कि वो ब्रॉक लेसनर के साथ आके कम्पीट करे, जिस तरह से हमने देखा था कि केन वेलास्कस भी आए थे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि केन वेलास्कस भी आए थे तो उनको ब्रॉक लेसनर के सामने कोई वो थ्रेट नहीं मतलब बना पाए। उन्होंने कहा कि वैसे डैनियल कॉर्मियर चाहे यूएफसी में ब्रॉक लेसनर को हरा देता जब ब्रॉक अपनी प्राइम पर था तब भी, लेकिन वो प्रो रेसलिंग का मटेरियल नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैंने उस हिसाब से कहा था कि जो प्रो रेसलिंग है उसमें रोमन रेंज जैसे बंदे, अगर रोमन रेंज जो है वो ब्रॉक लेसनर के सामने स्टेप अप करता है तो क्योंकि रोमन रेंज एक मस्कुलर बंदा है, मतलब मसल्स हैं उसके काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए वो एक थ्रेट लगता है ब्रॉक लेसनर के आगे। लेकिन अगर हम बात करें डैनियल कॉर्मियर की तो उनके पास कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है तो जिसकी वजह से वो कोई थ्रेट पोज नहीं कर सकते। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो MVP हैं उन्होंने यहाँ पर लिखा दैट टाइप ऑफ थिंग डिडंट हैपन टू द ऑलमाइटी व्हेन ही रोल्ड विद मी। और मुझे लगता है कि MVP को दोबारा लेसनर मतलब लैशली के साथ ले आना चाहिए। अगर लेसनर और लैशली की जो है वो स्टोरी लाइनर अगर लैशली दोबारा हील बनते हैं तो मुझे लगता है MVP को ले आना चाहिए, क्योंकि जब से MVP जो है वो ओमोस के साथ गए हैं तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई खास की है। वो तो फीचर भी कभी कभी होते हैं और अभी तक से स्क्वाश मैसेज में ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि MVP को जल्द ही जो है वो दोबारा से जो लैशली हैं उनके साथ पेयर कर देना चाहिए। बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न क्यों किया और उन्होंने लैशली के ऊपर अटैक क्यों किया? तो दोस्तों इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो WWE है उनको क्राउन जूल के अंदर ब्रॉक लेसनर को फीचर करना था और ब्रॉक लेसनर और लैशली का अनफिनिश बिजनेस भी है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रॉक लेसनर को जो है वो टाइटल कोस्ट किया था रोमन रेंज ने, जिसकी वजह से लैशली से वो मैच हार गए थे। तो सिंपली यहाँ पर आके उनको ये चीज़ करनी थी। और उसके अलावा मुझे लगता है कि शायद ब्रॉक लेसनर क्योंकि जो मिड गार्ड चैंपियनशिप्स है उनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ पर किसी टाइटल को इन्वॉल्व नहीं किया गया कि अगर ये टाइटल को इन्वॉल्व किया जाता तो मुझे लगता है कि शायद ब्रॉक लेसनर जो है उसमें इतने इंटरेस्टेड ना होते कि उनको एक US चैंपियनशिप के लिए मतलब मैच दिया जाए। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आके सीधा बगैर किसी टाइटल के यहाँ पर जो लैशली हैं वो उनके सामने उन्होंने स्टेप अप किया और ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके अंदर दोस्तों स्टोरी लाइन में मजीद क्या क्या होगा और नेक्स्ट वीक क्योंकि लैशली ने चैलेंज भी कर दिया है लेसनर को कि तुम आ जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम सिर्फ एक बिच हो। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक दोस्तों ये क्या होता है। तो ये स्टोरी लाइन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और मंडे नाइट रॉ पर ये मेन चीज़ होने वाली है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट ये भी आई है कि जो हमारे ब्रे वाइट हैं वो स्मैकडाउन में जाने वाले हैं। तो मतलब जो स्मैकडाउन आने वाली है ये उसमें हमें ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे। तो शायद इसलिए अब देखते हैं कि मंडे नाइट रॉ पे यही स्टेप मुझे लगता है कि मेन स्टोरी लाइन होगी लेसनर और लैशली की। तो अब देखते हैं कि लैशली का क्या होता है और उसके अलावा ब्रे वाइट का क्या होता है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों द रॉक रिसेंटली ब्लैक एडम के शो में आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम अभी भी मतलब प्रोफेशनल रेसलिंग में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने कहा कि हाँ मैं प्रोफेशनल रेसलिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो? तो ठीक है करो। तो जहाँ पे जो यहाँ पे होस्ट है दोस्तों उन्होंने पहला सवाल ही किया कि डू यू एक्नॉलेज रोमन रेंज, मतलब उन्होंने शुरू में ही शॉट ले लिया। तो यहाँ पर जो द रॉक है वो हंसते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ उसको, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो होस्ट है वो पूछते हैं कि वो अपने आप को ट्राइबल चीफ कहता है, तो मतलब कि ट्राइबल चीफ तो तुम हो? तो उन्होंने कहा कि वो मेरी फैमिली है, मैं इसलिए उसको एक्नॉलेज करता हूँ और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। कंपनी में जो भी हुआ इस साल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ें हुई, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ जब ये विंस मैकमैन चले गए। तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए तो कि तुम किस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो लेकर आगे जो है वो जा सको, और रोमन रेंज के अंदर वो सलाहियत है। और यहाँ पर उन्होंने ऊसोस को भी कहा कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ द रॉक ने जो है वो एक्नॉलेज किया है और उन्होंने मैच कोई टीज़ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच होकर ही रहेगा। तो आपके द रॉक के इस कमेंट्स के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।